अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 78। आज की हमारी जिन स्टोरीज़ को सबमिट किया है हमना, डॉक्टर जरकूना एंड समवन नेम्ड SR, क्योंकि उन्होंने अपना नाम ज़ाहिर करने से मना किया है। आज की स्टोरीज़ भी हर बार की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्केरी होने वाली है। अगर आप भी अपनी स्टोरीज़ इस चैनल के थ्रू दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ईमेल के ऊपर आप अपनी स्टोरीज़ लिखकर मेल कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू बढ़ते हैं अपने आज की कहानियों की तरफ। आज जो वाक़या आप सबके साथ शेयर करना जा रही हूँ वो मेरी पुप्पो की नंद से जुड़ा है। दरअसल हुआ ये था कि मेरी पुप्पो की शादी के 1 साल बाद उनकी जो नंद थी उनके बिहेवियर में बहुत नेगेटिव चेंज आ रहा था। वो बहुत अजीब बिहेव करने लगी थी। बहुत बहुत देर तक वो कमरे से बाहर ना आती, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल सी बात थी। थोड़ा अरसा गुजरा तो घर में अजीब वाक़यात होना भी शुरू हो गए, जैसे चीज़ों का गुम जाना और किसी अनएक्सपेक्टेड जगह से मिलना, या फिर बिजली का आए दिन ख़राब हो जाना। और तो और इसके अलावा अक्सर किसी के साए कहा जाए या फिर किसी के अक्स भी नज़र आते थे। ये सिलसिला कुछ अरसे तक चलता रहा और कुछ अरसे बाद पप्पो लोगों को पता लगा किसी तरीके से कि उनकी नंद जादू टोने में मुलव्वस है। उसने चिल्ला काटा था। बात यहाँ तक आ गई थी कि अब उन्हें कोई गैर मरी मखलूक घर में नज़र आया करती थी, वो भी एक औरत के रूप में। कभी वो औरत उन्हें अकेली नज़र आती या कभी छोटे बच्चे के साथ। एक बार उनकी नौकरानी ने उनको कॉल की और घर आने की इजाज़त ली। तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। वो 9 बजे घर आई और आकर एडवांस पैसे लेने थे उसने, शायद किसी मजबूरी के तहत। तो फूफो ने इजाज़त दे दी। जब वो पहुंची तो वो बेल बजाती जा रही थी, मगर किसी ने गेट खोला नहीं। वो करीब 10-15 मिनट खड़ी रही और फिर उसकी नज़र ऊपर छत पर पड़ी, जहाँ से उसने एक औरत को ग्रिल के पास खड़े देखा। उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि बाजी गेट खोल दें, मगर वो औरत जिसे वो नौकरानी देख रही थी वो उसके मुताबिक बिल्कुल साकित स्टिल खड़ी रही। नौकरानी को अजीब लगा और उसने घर वालों को कॉल मिलाई तो पता लगा वो सब तो घर है ही नहीं, और वो उसको इन्फॉर्म करना भूल गए थे क्योंकि उनको अचानक कहीं जाना पड़ गया था। ये सुनकर उस नौकरानी ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जिसे वो देख रही थी वो तो कुछ और ही था, क्योंकि तमाम घर वाले तो कहीं पर गए हुए थे। वो वहाँ से ऐसी दौड़ लगा के भागी कि उसका मोबाइल भी वहीं गिर गया। इसके अलावा एक और वाक़या भी हुआ था। एक मर्तबा फूफा ऑफिस से आए थे और देखा कि सामने रूम में फूफो लेटी हुई है। उन्होंने 3-4 बार कहा कि चाय बना दो, मगर वो स्टिल उनकी तरफ कमर करके लेटी रही। इतने में फूफो की सास बोली कि बेटा तुम किसको आवाज़ें दे रहे हो, वो तो वॉशरूम में है। ये देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई। जब इन जैसे सिलसिले बढ़ते गए तो आखिर फुप्पो लोगों ने किसी साहिब इल्म से रब्ता किया, मगर उनसे कुछ न हो पाया और वो भाग गए। ये कहकर के 3 जिन्नात का ख़ानदान है यहाँ पर, एक माँ बेटी और बाप जो बहुत ताकतवर भी है। उस साहिब इल्म के बाद भी कितने इमाम वगैरह आए जिनसे कुछ ना हो पाया। आखिर में एक इमाम आए जिन्होंने बहुत तरीके अपनाए, मगर आखिरकार वो भी फेल हो गए। पर जो उनका आखिरी तरीका था उसमें से ये था कि उन्होंने पप्पा को एक कागज़ का टुकड़ा दिया जिसमें कुछ कुरानी आयत लिखी थी और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ने को कहा और ये कहा कि आखिरी अमल है, अगर ये नाकाम हो गए तो इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बाद ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो पप्पा ने वो कागज़ का टुकड़ा पकड़ा और इमाम साहब ने उन्हें आंखें बंद करने को कहा और कहा कि अपनी आंखें मत खोलना और हाथों से वो कागज़ मत गिराना, चाहे जो भी हो जाए। तो इमाम साहब ने वो अमल शुरू किया। कुछ देर बाद फूफा से पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक औरत जिसके लंबे लंबे बाल हैं, जिन्होंने उसका चेहरा ढका हुआ है और वो सफ़ेद लिबास में मलबूस है। फिर इमाम ने पूछा तो कहा कि वही औरत, मगर उसके हाथ में एक बच्चा है, मगर इस बार वो थोड़ा और करीब आ गई है। इमाम ने फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही स्यानुमा वजूद है जो मर्द की तरह वाज़े है, वो भी वहाँ मौजूद है और मेरे करीब आ चुके हैं ये सब। इमाम ने फिर पूछा तो इस बार उन्होंने चीख मार के आंखें खोल दी और हाथों से वो कागज़ छोड़ दिया। ये अमल भी आखिरकार टूट गया और फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने वो घर चेंज कर लिया, मगर अब सिर्फ उनके साथ छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अब नमाज वगैरह की पाबंदी, कुरान की बाकायदगी शुरू कर दी है। और जहाँ तक रही बात नंद की, तो उनकी मेंटल हेल्थ इस सब के बाद
बहुत ख़राब हो गई थी और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ गया था। फिर कुछ अरसे बाद पता चला कि उन्होंने ये चिल्ला अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए काटा था, क्योंकि बचपन से ही वो एक इंट्रोवर्ट और एहसास कमतरी का शिकार थी। ये बात गुजरे रमज़ान की है। एक रोज़ सहरी के बाद सब सो रहे थे। सुबह 6 बजे करीब मुझे किसी के रोने और चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरे रूम के बिल्कुल साथ मेरे मामी के रूम से आ रही थी। मैं भाग के वहाँ गई तो देखा कि मेरे कज़न की वाइफ, जिन्हें हम भाभी कहते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को गोद में पकड़ा हुआ है और उसकी आंखों पर हाथ रखा है और वो रो रही है। सारे घर वाले आ गए और पूछा कि क्या हुआ है, तो कहती हैं कि उनकी बेटी ने उनको कहा है कि मामा वो देखें दीवार पर क्या है। वो मुझे बुला रहे हैं और मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, जबकि दीवार पे कुछ भी नहीं था। ये कह के उस बच्ची ने अपनी आंखें ऊपर कर लीं और बहुत वियर्ड तरीके से स्माइल दे के हंसने लगी। उसकी वालिदा ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई। उसकी आंखों पर हाथ रख दिया और फिर रोने लगी। तकरीबन 10-15 मिनट बाद बच्ची नॉर्मल हो गई। सारे घर वाले बहुत डर गए। इसके बाद घर वालों ने दम करवाने के लिए एक रिश्तेदार को कॉल की तो वो बच्ची फ़ोन के करीब या फ़ोन अपने कान के पास आने से भी एतराज़ कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी। जब कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई दम वाले की तो वो बच्ची एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब उस बच्ची की एज तकरीबन 3 साल है। रमज़ान चल रहे थे और सबके रोज़े थे घर में। जिन छोटे बच्चों का रोज़ा नहीं होता था वो उनके पास जाती थी। अगर कोई रोज़ादार उसे हाथ भी लगाता था तो वो रोने लग जाती थी। वो बच्ची रोज़ाना असर और फजर के दौरान बेइंतहा रोती थी और इतना ज़्यादा कि जैसे कोई उसे मार रहा हो। एक दम वाले ने कुछ सूरतें बताएं कि उनको पढ़कर पानी पर दम करें और वो पानी उसके जिस्म पर लगाएं। जब भी उसकी माँ उसको पानी लगाती तो वो रोती और कहती कि मुझे मत मारे। घर में बच्चे जब कुरान पढ़ते थे तो वो चीखें मार मार के रोती थी और कहती थी कि चुप करो, और फिर इतना ज़्यादा रोती थी कि घर के लास्ट वाले बेडरूम तक उसकी चीखें चली जाती थी। एक 3 साल की बच्ची में आखिर कितनी ताकत हो सकती है, मगर वो कमरे के दरवाजे को पूरी कोशिश के साथ ज़ोर से बंद करती थी। जब वो ठीक नहीं हो रही थी तो घर वालों ने उसको किसी दूसरे दम वाले आदमी के पास लेके जाने का इरादा किया। उसके सामने किसी ने कोई बात नहीं की, ना जिक्र किया कि कहाँ ले जा रहे हैं। मगर ना जाने क्यों उस बच्ची को कैसे पता चल गया, और जब उसको लेके जाने लगे थे, या फिर ये कहा जाए कि घर से जब निकलने ही लगे थे, तो उसने इतना शोर किया और रोते रोते कहने लगी कि मुझे मत लेके जाओ, जैसे उसे मालूम पड़ गया हो कि हम कहाँ जा रहे थे। इतनी सी बच्ची को क्या पता दम क्या होता है। उसको पता नहीं कैसे सब पता चल जाता था कि कहाँ जा रहे हैं। जब वहाँ पर उसको लेकर गए तो उस आदमी ने अपने तरीके उसके ऊपर आजमाए, जिसकी वजह से वो बहुत शोर करने लग पड़ी कि मुझे कुछ भी मत पहनाओ किसी भी तरीके से। फिर उस आदमी ने एक तरकीब बताई और उसमें कहा कि बकरे की सिरी को एक दिन अपने कमरे में रखें और उसका सदका दें। ऐसा ही करने पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होने लगी और अब वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो वाई, लेकिन जहाँ तक इस एक रिचुअल का ताल्लुक था जिसमें बकरे की सिरी को इन्वॉल्व किया गया है, मैंने इसके ऊपर एक मुख्तसर सी रिसर्च भी की, तो मुझे ये कहीं से एक अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये एक जायज़ अमल नहीं लग रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि वो लोग जो ख़ुद को एक साहिब इल्म ज़ाहिर करें और आपको कुछ ऐसे अनयूजुअल से रिचुअल परफॉर्म करने को कहें तो उनसे दूरी इख्तियार करना ही बेहतर है, बजाय ये कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। क्योंकि हमें नहीं पता कि जिस बंदे से हम कलाम हो रहे हैं कि आया वो एक दुरुस्त साहिब इल्म है भी या फिर सिर्फ एक जादूगर है। क्योंकि बकरे की सिरी और ये उल्लू वगैरह और खून का इस्तेमाल बेसिकली जादू टोने के अमाल में हुआ जाता है। तो ऐसे लोगों से और ऐसी रिचुअल से परहेज़ करें, इसी में हम सब की बेहतरी है। मेरा ताल्लुक़ इंडिया छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से है। ये वाक़या तब का है जब मैं 9th क्लास में थी। एक मुख्तसर सी कहानी है जिसे सोचकर आज भी मुझे गूज़बम्स आते हैं। हमारा घर डबल स्टोरी है और हमारे रूम से पड़ोसी की छत नज़र आती है जिस पे कोई बाउंड्री नहीं है। मगरिब की अजान के टाइम पे मैं स्नैप लेने के लिए अक्सर उसी टाइम रूम की खिड़की पे खड़ी रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं अपनी रूम की खिड़की पे खड़ी थी, मुझे एक बिल्ली दिखाई दी जो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही देख रही थी और मैं उस टाइम अपनी मस्ती में मगन थी।
पर उसे डराने के लिए मैंने उसके साथ आई कांटेक्ट किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि वो अपनी आंखें ही नहीं झपक रही। 10-15 मिनट हो गए, मैं उस बिल्ली को इग्नोर करके वापस आ गई। मुझे रात में पढ़ाई करना पसंद है और उस रात भी मैंने हमेशा की तरह अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए हॉल में बैठना पसंद किया। बाकी घर वाले थोड़ी देर में सोने चले गए थे। अचानक 2 बिल्लियों की मुझे लड़ने की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि हो सकता है वही बिल्ली और मोहल्ले की बिल्लियों से उसका झगड़ा हो गया हो। उस टाइम पे मुझे म्यूज़िक सुनना भी पसंद था, तो मैं हमेशा की तरह म्यूज़िक सुनते सुनते अपना काम कर रही थी। पर मैंने नोटिस किया कि बिल्लियों की लड़ने की आवाज़ बढ़ती गई और मानो जैसे वो घर के दरवाजे पर ही हों। मैंने ईयरफोन्स निकाले और सच में वो दोनों घर के दरवाजे पर झगड़ रही थी। मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ था। करीब 2-2:30 बजे थे। मैंने जस्ट टाइम देख के सोचा कि सोने चली जाती हूँ। उतने में वो दोनों बिल्लियाँ दरवाजे पर कूदना शुरू हो गई और वो इतनी ज़ोर से कूद रही थी कि दरवाजे के साथ वाली खिड़की के कांच भी हिलना शुरू हो गए थे। मैं इस सबसे बहुत खौफज़दा हो गई, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया। लेकिन 5 मिनट बाद ही जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने फ़ौरन अपने अब्बा को कॉल की। उन्होंने कहा कि वो जल्दी नीचे आए। जब वो नीचे आए और उन्होंने साथ वाली खिड़की खोली तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा कि वही बिल्ली थी जिसे मैंने शाम में देखा था। लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और सोने चली गई। इसके बाद सब ठीक ही था। एक रोज़ मैं अपने बेड पे सो रही थी, करवट ऑपोजिट साइड पे की हुई थी। हमारा दरवाज़ा जो कमरे का था वो पूरा बंद होता था, लेकिन उस रात को तकरीबन 12-1 बजे के करीब वॉशरूम के लिए मैं उठी और जब आई तो नींद की वजह से मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मेरी नींद से अचानक आँख खुल गई और मैं जाग ही रही थी कि मैंने महसूस किया कि किसी के चलने की आवाज़ मुझे आ रही है और ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल मेरे पास चल रहा है, या फिर ये कहा जाए कि सीढ़ी पर चल रहा है और उतर रहा है। कभी ऐसा लगता था कि कोई भाग रहा हो। मैं खौफ की वजह से आंखें बंद करके ही लेटी हुई थी और दरवाजे की तरफ करवट नहीं ले पा रही थी। वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी, लेकिन खौफ से ना मैं अपनी बहन को आवाज़ दे पा रही थी ना मुझसे आंखें खोली जा रही थी। फजर तक ये सब ऐसे ही चलता रहा और फिर अपने आप बंद हो गया। मेरे अब्बा इस सब पर भरोसा नहीं करते, तो मैंने अपनी वालिदा को बताने का सोचा, लेकिन मुझे पता नहीं किस वजह से थोड़ा डर था कि मुझे नहीं बताना चाहिए। और उसके शायद 1 या 2 दिन बाद हमारे मोहल्ले में चोरी हुई और उस चोरी के सिलसिले में CCTV कैमरा चेक किए गए। तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उस दिन के मुतालिक मैंने फुटेज निकाली। जब चेक किया तो पता चला कि वो दोनों बिल्लियाँ रात को 12 बजे से दरवाजे की तरफ ही कॉन्टीन्यूसली देखी जा रही थी, मगर झगड़ा नहीं कर रही थी। और अचानक 2 बजे उन्होंने दरवाजे पर कूदना शुरू कर दिया। मैंने ये सब अपनी वालिदा को बताया और मेरी वालिदा ने मेरी बात को समझा और तरजीह दी और फिर उन्होंने घर में तिलावत करवाई। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ और ना फिर उन बिल्लियों को कभी दोबारा देखा गया। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।